Assalamu alaikum, greetings and welcome to your own channel. In this particular video lecture, we will learn about the direct design method and column strips, middle strips and much more. In last lecture, we had learned about what is slab, what are the types of slab. So we will continue the discussion of reinforced concrete design 2 in this particular video lecture. So stay tuned. So we will continue in Urdu language. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लेब पढ़े थे जिसके कुछ लिमिटेशन और एडवांटेजेस पढ़े थे। तो आज भी इकोनॉमिकल चॉइस ऑफ द कंक्रीट फ्लोर सिस्टम को सेलेक्ट करने के लिए भी स्लेब के कुछ टाइप्स रहते थे। वेफल स्लेब, स्लेब ऑन बीम और वन वे स्लेब। तो वेफल स्लेब क्या है, इसमें जो स्पेन लेंथ है वो 30 to 48 फीट है और जो लाइव लोड का कैपेसिटी है वो 80 to 150 PSF है। अगर इतना लोड आ रहा हो और 30 to 48 फीट स्पेन लेंथ हो तब हम लोगों ने वेफल स्लेब पे जाना है और ये डिज़ाइन करना है। फिर ये क्या है, एक्सपेंसिव है। इसका लिमिटेशन है कि फॉर्म वर्क हम लोगों ने वर्ड्स पैनल्स बनाने, रेक्टेंगल पैनल रखने, फिर इसके बाद कंक्रीटिंग करनी है। तो ये डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट है और अट्रैक्टिव टू एक्सपोज है। इसकी लुक्स एस्थेटिक व्यू की वजह से ये अट्रैक्टिव भी है। मोर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट जिस तरह मैंने कहा। फिर ये क्या है, कैरी ग्रेटर लोड देन फ्लैट प्लेट। फ्लैट प्लेट से ये ज़्यादा लोड लेता है क्योंकि ये 80 to 150 PSF है। फिर यानी ये 80 to 150 PSF जिस तरह फ्लेट्स स्लेब में था उसकी तरह ही है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन ये है कि स्पेन लेंथ ज़्यादा है। और स्लेब ऑन बीम क्या है, ये 2 है। बाकी ये सारे 1 वे में भी आ सकते हैं। तो स्लेब ऑन बीम क्या है, 2 वे स्लेब सूटेबल के स्पेन लेंथ जब 20 to 30 फीट हो तब हम लोगों ने ये स्लेब ऑन बीम डिज़ाइन करना है। अगर लोड लाइव लोड का, यानी जो भी लोड्स मेंशन है लास्ट लेक्चर में जिस तरह हम लोगों ने देखा था वो भी लोड लाइव लोड ही था। तो अगर लाइव लोड की कैपेसिटी 60 to 120 PSF थी तब हम लोगों ने स्लेब ऑन बीम डिज़ाइन करना है। इसकी खासियत क्या है कि रिलेटिवली लो डिफ्लेक्शन, क्योंकि बीम भी मोमेंट लेता है तो उसको रेजिस्ट स्टिफनेस फिर ज़्यादा होती है। रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द बीम एट द एजेस और एट द कार्नर या द कॉलम और बीम का जहाँ पे कनेक्शन है वहाँ पे हम लोग बीम प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन लो हो जाती है और मोर मोमेंट इसके रेट ज़्यादा मोमेंट लेता है बाकियों की बनस्बत। और प्रॉपर लोड ट्रांसफ़र इसमें होता है, लेस पंचिंग, क्योंकि पंचिंग कॉलम और स्लेब के दरमियान जो कनेक्शन है वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे कॉलम और स्लेब के दरमियान एक और स्ट्रक्चर मेंबर आ जाता है जिसे बीम कहा जाता है। तो इससे पंचिंग ख़त्म हो जाती है या वीक हो जाती है, वो फेलियर हम लोग काउंटर करते हैं। फिर इसके लिए एडिशनल फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड है क्योंकि बीम और स्लेब को हम लोगों ने मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्ट करना है, पोर करना है कंक्रीट उसमें, यानी एक ही साथ हम लोगों ने कंक्रीटिंग स्लेब और बीम में दिया नहीं है। फिर वन वे स्लेब क्या है कि स्पेन लेंथ 10 to 20 फीट हो और लाइव लोड का कैपेसिटी 60 to 100 PSF हो। और तब हम लोगों ने वन वे स्लेब डिज़ाइन करना है। दे कैन बी यूज फॉर लार्जर स्पेन विद लो कॉस्ट बट हायर डिफ्लेक्शन। लार्जर स्पेन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बट उसमें इसका जो लिमिटेशन है उसमें डिफ्लेक्शन आती है। जिस तरह सिलेंड्रिकल, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल डिफ्लेक्शन आती है। तो फिर हम लोगों ने ये कंपैरिजन भी देखना है कि 1 वे और 2 वे स्लेब का फ़र्क क्या है, इसका कंपेयर करते हैं। तो 1 वे स्लेब के लॉन्गर डायमेंशन टू द शॉर्टर डायमेंशन जो रेशो है अगर ग्रेटर देन 2 हो तब वो 1 वे स्लेब कहलाएगा, अगर लेस देन और इक्वल टू 2 हो तब वो 2 वे स्लेब कहलाएगा। इसमें डिफ्लेक्शन सिलेंड्रिकल होती है, इसमें डायरेक्ट डिफ्लेक्शन दोनों तरफ से होती है। इसमें बीम्स एक ही साइड प्रोवाइड करते हैं, इसमें दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं। और 1 वे स्लेब में जो मेन बार है, मेन बार वो शार्टर स्पेन पे हम लोग लगाते हैं, यानी स्पोर्ट के परपेंडिकुलर प्रोवाइड करते हैं, जबकि यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में मेन बार प्रोवाइड करते हैं। तो ये फिर इसके कुछ लिमिटेशंस और मॉडिफिकेशन आ जाती है, एडवांटेजेस आ जाती है 1 वे और 2 वे स्लेब के। जिस तरह रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी स्लेब 1 वे स्लेब डिज़ाइन करते हैं वो यूनिट स्ट्रिप
के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। वही यूनिट स्ट्रिप की जितनी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग आई तब वो थ्रू आउट दी स्लैब हम लोग तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो फिर परपेंडिकुलर स्ट्रिप हम लोग यहाँ पे एक यूनिट फीट का हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो उसका जो भी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है वो कैलकुलेट करते हैं। तो वो फिर फर्दर थ्रू आउट द स्लैब हम लोग वही चलाते हैं। तो फिर डिफ्लेक्शन क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है? लोड्स पे, स्पेन पे और सपोर्ट पे। जितना लोड ज़्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जितना सपोर्ट स्पेन लेंथ ज़्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। और ई आई क्या है? ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। जितनी मटेरियल प्रॉपर्टी अच्छी होगी उतना डिफ्लेक्शन कम होगा। जिस तरह स्टिफनेस हम लोगों ने स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में पढ़ा था फॉर ई आई बाई एल। तो ई आई क्या है? ये स्टिफनेस है। तो और जिस तरह वन वे स्लैब का जो थिकनेस है वो कैलकुलेट हम लोग तो टेबल करते हैं। ये टेबल मिनिमम थिकनेस के लिए है कि इसमें कंडीशन आ जाता है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम था तब हम लोगों ने एल की वैल्यू L/20 यूज़ करनी है। फिर वन एंड कंटिन्यूस, बोथ एंड कंटिन्यूस और कंटिन्यूअर के लिए कंडीशन L/24, L/28, L/10 रिस्पेक्टिवली ये कंडीशन आ जाते हैं फॉर H। ये H हम लोगों ने मिनिमम H ये लेना है, इससे कम नहीं लेना है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि जो भी रेनफोर्समेंट रेशो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है वो क्या होगी। अगर ग्रेड 40 to 50 डिफॉर्म बार स्टील थी तब हम लोगों ने रेनफोर्समेंट रेशो 0.0020 मिनिमम ये लेना है। फिर अगर अदर देन अगर 60 ग्रेड का हो तब हम लोगों ने 0.0018 लेना है। अगर अदर देन 60 हो तब हम लोगों ने इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है 0.0018 मल्टीप्लाई बाई 60,000 डिवाइडेड बाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो ये आरसीडी का कुछ रिकॉल है कि किस तरह हम लोगों ने यूनिट स्टेप पे डिज़ाइन करना था और एच इस टेबल एसीआई के टेबल से कैलकुलेट करनी थी। लेकिन आज का जो मद्दा है वो है फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 2 में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है डिफॉर्मेशन ऑफ द स्लैब की डिफॉर्मेशन किस तरह होगी। तो डिफॉर्मेशन एक्स डायरेक्शन में भी होगी और वाई डायरेक्शन में भी होगी। इसको फर्दर पढ़ेंगे। तो फिर इसके बाद आता है कि बेंडिंग किस तरह होगी। बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने जो भी स्टैटिक मोमेंट है लोड्स की वजह से जो भी मोमेंट आएगा उसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम लोगों ने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तब उस मोमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव कोएफिशिएंट अप्लाई करके हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले थ्योरेटिकली ये समझे कि बेंडिंग मोमेंट ऑफ द स्लैब इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। ये क्या है कि ओवर द लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बेंडिंग मोमेंट। जिस तरह एक बीम है तो स्लैब है, ये स्लैब है, इस पे लोड्स की वजह से जितना भी मोमेंट्स आएगा, अगर यहाँ पे फिक्स सपोर्ट थे, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट हो तो जो भी लोड्स आएगा उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यू बनेगा। एजेस पे नेगेटिव मोमेंट होगी, दरमियान में पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट होगी। तो ये भी यही कह रहा है कि जो भी मोमेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। फिर ये कह रहा है कि नेगेटिव मोमेंट आर कंसनट्रेटेड एट द स्लैब नियर टू द कॉलम। जब ये सपोर्ट है, कॉलम भी एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट के नज़दीक नेगेटिव मोमेंट होगा। और फिर फर्दर कहा है कि पॉजिटिव मोमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सेंटर ऑफ द स्लैब। मिड ऑफ द स्पेन में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगी। इसकी डायग्राम कुछ यूँ होंगी, ये समझेंगे जिस तरह हम लोगों ने स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ा था। ये डिराइव किए थे कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगी अगर दोनों साइड फिक्स थे। तो WL² डिवाइडेड बाई 8 एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के लिए भी ये। तो जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे नेगेटिव मोमेंट होगी और जहाँ पे मिड ऑफ द स्पेन है वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट होगी। ये दिखाया गया है इस प्लान व्यू की मदद से। जो बेंडिंग मोमेंट है वो कुछ यूँ होगी, दोनों डायरेक्शन में होगी। फिर मेन फ्लेक्सर रिफोर्समेंट इस प्लेस ऑर्थोगोनल पैटर्न। एक बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए हम लोग रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं, तो उस रिइंफोर्समेंट को दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या है, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री पे वो रिइंफोर्समेंट होती है। फिर रिइंफोर्सिंग बार पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द सपोर्ट एंड एजेस, यानी जहाँ पे बीम आती है वहाँ पे पैरेलल भी हो सकते हैं और परपेंडिकुलर भी, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है। फिर बेंडिंग नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रखने के लिए हम लोग बेंट अप बार देते हैं, यानी जिस तरह ये बार दिखाया गया है ये बेंट की गई है।
तो इसको बेंट अप बार कहते हैं। ये यूज़ करेंगे जब नेगेटिव मोमेंट सपोर्ट पे हो, तब हम लोगों ने उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टील को इस तरह बेंड करते हैं। तो ये एजेस प्रोवाइड करते हैं। फिर स्पेशल रीइंफोर्समेंट भी कॉर्नर ऑफ द स्लेब प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कॉलम्स हो यानी क्रिटिकल सेक्शन हो, जहाँ पे शेयर की का ख़तरा हो, तो वहाँ पे हम लोग स्पेशल रीइंफोर्समेंट भी देते हैं। फर्दर इसकी डिटेलिंग के बारे में जानेंगे, आप सिर्फ थ्योरेटिकली कुछ यूँ समझिए। फिर मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ दी इन स्क्वायर टू वे स्लेब का ये डायरेक्ट डिराइव किया है। इसमें बस आप ये समझ लें कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन स्क्वायर टू वे स्लेब ये होगी। फिर आता है कि टू वे स्लेब में लोड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोर्टेड स्लेब के लोड इज शेयर्ड बिटवीन LA एंड LB। LA क्या है, एक लॉन्गर स्पेन है, एक शॉर्टर स्पेन है। लोड दोनों स्पेन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन टू वे स्लेब, जबकि वन वे स्लेब में एक ही साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। द लोड कैरिड बाय लॉन्ग डायरेक्शन स्टेप, फिर वो क्या होगा, B1 होगा। और यानी लॉन्ग डायरेक्शन का जो लोड है वो शॉर्टर स्पेन पे शिफ्ट होगा, शॉर्टर स्पेन का जो लोड है वो लॉन्गर साइड पे शिफ्ट होगा। बस आपने ये समझ लेना है कि बेंडिंग लोड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर जो टोटल मिड ऑफ स्पेन पॉजिटिव मोमेंट इस कंटिन्यूस स्लेब, तो टोटल जो मोमेंट है वो ये है कि QL2 L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ये L1 क्या है, जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने मोमेंट कैलकुलेट करना है। L2 क्या है, परपेंडिकुलर टू द L1 है। और Q क्या है, लोड है, फैक्टर्ड लोड, वो डिवाइडेड बाई 8। तो ये टोटल लोड हमें मिल जाएगा और ये बराबर होगा, दोनों लोड्स के बराबर होंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव लोड्स के बराबर होंगे। फिर ये स्लेब है, स्लेब का थिकनेस कैलकुलेट करेंगे। फिर थिकनेस से इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करेंगे, यानी स्टील हाफ ऑफ द स्टील माइनस करेंगे क्लियर कवर के साथ। फिर जब स्लेब को हम लोगों ने डिज़ाइन करना है तो वो डायरेक्ट डिज़ाइन के मेथड से करेंगे कि किस तरह हम लोगों ने स्लेब की रीइंफोर्समेंट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड से करेंगे। इसके कुछ मेथड्स होते हैं, लेकिन हम लोग जिस पहला जो मेथड होगा डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड से करेंगे। ये क्या है कि यूज़फुल टू एनालाइज द टू वे स्लेब विदाउट और विद बीम। जब बीम हो या बीम ना हो तो तब इसको एनालाइज करने, टू वे स्लेब को एनालाइज करने के लिए हम लोग मेथड यूज़ करेंगे जिसे डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड कहते हैं, DDM। यानी DDM कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रूल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट, यानी मुख्तलिफ इसके रूल्स होते हैं, लिमिटेशन होते हैं। फिर हम लोगों ने मोमेंट, स्टैटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू कॉलम स्ट्रिप एंड मिडल स्ट्रिप। तो कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप आगे आएगा, मैं समझाऊंगा। फिर इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, यानी अगर ये लिमिटेशन पूरी ना हो ये कंडीशंस, तब तक हम लोग वही डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते फॉर डिज़ाइनिंग एनालाइजिंग ऑफ टू वे स्लेब। तो सबसे पहला जो है लिमिटेड टू द स्लेब के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो। दूसरा है कि देयर मस्ट बी 3 कंटिन्यूस स्पेन, यानी इन ईच डायरेक्शन देयर मस्ट बी 3 कंटिन्यूस स्पेन। याद रखना स्पेन क्या है, कॉलम टू द कॉलम जो डिस्टेंस है उसको स्पेन कहते हैं, यानी हर डायरेक्शन में कम से कम 3 स्पेन लेंथ तो हो। अगर 3 से कम थे तब हम लोगों ने डिज़ाइन नहीं कर सकते डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड से। फिर एक और कंडीशन है कि द पैनल मस्ट बी रेक्टेंगुलर विद रेशियो लॉन्गर टू द शॉर्टर स्पेन, यानी 2 वे होना चाहिए, 1 वे भी नहीं होना चाहिए। फिर सक्सेसिव स्पेन, जो मुख्तलिफ स्पेन होते हैं सक्सेसिव स्पेन, वो उसका जो डिफरेंस है वो 33% ऑफ द लॉन्गर स्पेन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका लिमिटेशन है, यानी स्पेन लेंथ के दरमियान कुछ फासला होंगे। और सक्सेसिव स्पेन लेंथ का जो भी सबसे ज़्यादा लॉन्गर डायमेंशन है उसका 33% से हर स्पेन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सही, या कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर है कॉलम ऑफसेट, यानी मुख्तलिफ प्लान व्यू ऑफ द कॉलम में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी कॉलम है इन ईच डायरेक्शन, अगर मैं कॉलम यहाँ पे दूँ तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो 10% ऑफ दिस लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ये डिस्टेंस है ये 10% ऑफ दिस लेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फिर एक और इसका मॉडिफिकेशन है, लिमिटेशन है। फिर आता है कि लोड मस्ट बी ग्रेविटी ओनली, और जो भी अनफैक्टर्ड लाइव लोड मस्ट नॉट एक्सीड 2 टाइम्स ऑफ अनफैक्टर्ड डेड लोड, यानी लाइव लोड 2 टाइम्स ऑफ द डेड लोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तब हम लोग DDM यूज़ नहीं कर सकते हैं। इफ़ द बीम आर यूज्ड इन कॉलम लॉन्ग रिलेटिव स्टिफनेस
जब ये बीम यूज़ होगा तब हम लोगों ने रिलेटिव स्टिफनेस कैलकुलेट करना है, फिर इसका रेशो लेना है। अगर ये रेशो 0.2 और 5 के दरमियान थी तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं थी तब हम लोग डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड है। फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप। कॉलम स्ट्रिप जब एक कॉलम होती है उसके दोनों साइड पे एक स्ट्रिप हम लोग इमेजिन करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर इस स्ट्रिप पे हम लोगों ने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कॉलम के दोनों साइड पे यानी इन ईच डायरेक्शन हम लोग स्ट्रिप बनाते हैं। और स्ट्रिप का विड्थ भी हमें मालूम करते हैं कि कितना विड्थ होना चाहिए इसका। तो कॉलम के दोनों साइड एक इफेक्टिव जोन होगा, उस इफेक्टिव जोन को कॉलम स्ट्रिप कहते हैं। फिर कॉलम स्ट्रिप का जो लेंथ है वो है 0.2 टाइम्स ऑफ द लेंथ कौन सी होगी? शॉर्टर जो भी लेंथ होगी वो हम लोगों ने लेना है, शॉर्टर स्पेन क्लियर। शॉर्टर जो भी लेंथ होगी उसको 1/4 हम लोगों ने लेना है, तो वो हमें विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप बताएगा। फिर इसी कॉलम स्ट्रिप पे हम लोगों ने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, याद रखना। कॉलम